अनुराग मुस्कान। चर्चा हम शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें कि आज की इस खास बहस को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के लोग जरूर देखें, क्योंकि ये जो हमारी चर्चा होगी उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई होगी। इन राज्यों में रहने वाले करोड़ों परिवारों की सलामती से जुड़ी होगी। दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर नेपाल के कोडारी में दोपहर 12:30 बजे जबरदस्त भूकंप आया, जिसकी वजह से यूपी, बिहार समेत दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की धरती जोर से कांपी। अब सवाल यह है कि अगर यही भूकंप दिल्ली से महज 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड की धरती में आता है, हम डरा नहीं रहे, लेकिन संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आता है, जिसकी संभावनाएं वैज्ञानिक भी जता रहे हैं, तो फिर क्या होगा? क्या हिमालय की बेल्ट से सटे सेस्मिक जोन 4 वाले, सेस्मिक जोन 4 वाले भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचेगी? क्या बड़े भूकंप की दहलीज पर खड़ा है हिंदुस्तान? और क्या ऐसे हालात से निपटने के लिए देश में आपदा प्रबंधन और बचाव के हैं पुख्ता इंतजाम? बड़ी और गंभीर बहस इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले यह खास रिपोर्ट। महज 17 दिन के भीतर ही नेपाल और आधे हिंदुस्तान की धरती दोबारा कांप गई। इस बार भूकंप की दस्तक कितनी खौफनाक थी, इसका अंदाजा किस तस्वीर से लगाया जा सकता है। नेपाल की नेशनल असेंबली में सब कुछ तेजी से हिलने लगा। काठमांडू एयरपोर्ट पर लोग खौफ में आ गए। 7.3 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र नेपाल के कोडारी में बताया जा रहा है, जिसका बड़ा असर आधे हिंदुस्तान पर भी पड़ा। बिहार के कई इलाकों की डरावनी तस्वीरें देखिए। दरभंगा में बिजली के खंभे हिलने लगे। आरा के सिनेमा हॉल से लोग भागने लगे। पटना में भूकंप से अफरा तफरी मच गई। अब नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश में खौफ का मंजर देखिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में सरकारी कार्यक्रम कर रहे थे। बीच कार्यक्रम में ही भूकंप की आहट ने सीएम के दिल में भी डर पैदा कर दिया। यूपी के बाकी शहरों में भी घर से लेकर दफ्तर और बीच सड़क पर लोगों के दिलों में दहशत थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से लेकर दिल्ली एनसीआर में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ नहीं सर, चेयर पे बैठे थे। एक लड़का है बाहर की क्लास में से कि भूकंप आ रहा है, हम सोचा मजाक कर रहा है, देखा तो सच में आ रहा था। काफी देर तक आया है। फोटोज हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब मिल रहा था। हाँ, मैथ्स की बुक पढ़ रहे थे, एकदम हमारी टेबल हिल रही थी और मैम बोली जल्दी, मैम बुला रही है, प्रिंसिपल मैम, सब नीचे आ जाइए। बेसमेंट में थी तो मुझे लगा कि शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन वो चक्कर नहीं था। जब ऊपर आए तो पता चला कि वो भूकंप था। भूकंप का केंद्र नेपाल में था, लिहाजा जानकार नेपाल और नेपाल से सटे बिहार, यूपी में जान माल के नुकसान की एक बार फिर बड़ी आशंका जता रहे हैं। तबाही की खबरें भी नेपाल, बिहार और यूपी से आने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले की तरह हरकत में आ गए हैं। उन्होंने फौरन हाई लेवल मीटिंग की, एजेंसियों को अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद मोदी को भूकंप की जानकारी दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि जिस भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता होगी, नेपाल के बराबर भारत उसके लिए तैयार है। लोग पैनिक हैं दिल्ली में, खासतौर पर घरों से उतर आए हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोबारा कुछ नहीं, यहाँ पर किसी को पैनिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा कोई संकट नहीं है। The official figure will come, after some time, but the team is ready. The NDRF and the whole team is put on standby. मौसम विभाग ने साफ साफ चेतावनी दी है कि ऐसे भूकंप के झटके आते रहेंगे, लोग सतर्क रहें। ये सीक्वेंस महीनों चल सकता है, वर्षों चल सकता है, डिपेंडिंग की अर्थ के किस तरह से कंडीशन है। एनर्जी जब तक पूरी तरह से क्षय नहीं हो जाती, इसकी डेसिपेशन नहीं हो जाता, छोटे छोटे शॉक आएंगे। बीच में जहां जहां इसको एस्पिरेटी और कॉम्पिटेंट जोन मिलेंगे वहां बम मार्क करेगा। अभी 4.8 है, बीच में 5.1 भी हो सकता है, 5.2 भी हो सकता है। जिस तरह से रॉक के अंदर जो है मटेरियल्स उसको स्ट्रांग मिलेगा, तो स्ट्रांग अर्थ को शॉक। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड के कई इलाके सिस्मिक जोन 4 में आते हैं। जानकार मानते हैं कि दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर नेपाल में भूकंप का केंद्र था, इसलिए भूकंप की सिर्फ आहट ही
सिस्मिक जोन 4 में आने वाले हिंदुस्तान के आधे हिस्से में महसूस की गई। लेकिन अगर यही भूकंप दिल्ली से महज 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड में हिमालय की धरती के नीचे आया तो तबाही बड़ी हो सकती है। मन मर्जी से खड़ी की गई दिल्ली की लाखों इमारतें फौरन जमींदोज हो सकती हैं, दिल्ली खाक में मिल सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान ऐसी किसी आफत से निपटने के लिए तैयार है? देश में आखिर क्या है आपदा प्रबंधन और बचाव के पुख्ता इंतजाम? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए चर्चा हम शुरू करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में हमारे संवाददाता भी शामिल होंगे। विपिन चौबे लखनऊ से हमारे साथ होंगे, भोपाल से अजय निगम हमारे साथ होंगे। इसके अलावा अजय निगम के साथ कुछ लोग भी होंगे। स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रो हमारे साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सूर्य प्रकाश कपूर साहब हमारे साथ, भूगर्भ विज्ञानी, लगातार जब से भूकंप की खबरें आ रही हैं हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, 20 स्टूडियो में मौजूद हैं। और एनडीएमए की मेंबर अंजलि क्वात्रा हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा आरजी गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, टाउन प्लानर। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अजय निगम का रुख करेंगे भोपाल में। अजय निगम, आपके साथ कुछ लोग भी हैं, कितने डरे हुए ये लोग हैं जब आज भूकंप के झटके भोपाल तक महसूस किए गए? बिल्कुल अनुराग, ये लोग भी काफी डरे हुए हैं, ये भी काफी दहशत में। ये आए थे किसी काम से वल्लभ भवन में, लेकिन जब वल्लभ भवन ये पहुंचे तो जिस तरीके से वल्लभ भवन कांपा, जिस तरीके से हिला और वहां बजर बजा, उसके बाद ये दहशत में। कितना दहशत में हैं आप? मैं तो साहब डर गया कि लगा कि जीवन नया मिला है, इसके लिए हम आप भगवान को शुक्रगुजार करते हैं। जिस तरह भूकंप आया इससे तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग का जीवन खत्म हो जाए, बिल्डिंग न गिर जाए। इतनी जोर हूटर बजा और वहां से पूरी भगदड़ मच गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसा करें, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और हम लोग वहां से एकदम भाग के निकल आए बाहर। आप भी थे वहां पे, कैसा देखा आप? भूकंप की जो त्रासदी थी उससे ऐसा लगा कि मानव समाज ही नष्ट हो जाएगा। यद्यपि इसके लिए दोषी मानव समाज भी है। जब आप वल्लभ भवन में थे तो किस तरीके से महसूस हुआ? क्या तो वल्लभ भवन कप रहा था और ऐसा लग रहा था कि बिल्डिंग गिर जाएगी, हम लोग बच नहीं पाएंगे। बहरहाल हूटर बजा, सब लोग बाहर भागे और किसी तरह से अपनी जान बची और भूकंप भी बंद हो गया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वहां पे क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वहां पे कैबिनेट बैठक थी और ये सब लोग अपने किसी निजी कामकाज से वहां पहुंचे थे। और भी लोग हैं, आप भी पहुंचे थे। क्या कितने डर है अभी तक आपको? डर ये है कि आज कैबिनेट भी थी और सारे मंत्री भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे और उनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो भी थे। बाहर से काफी पब्लिक यहाँ आई थी उनसे मिलने के लिए। कैबिनेट ठीक है अजय निगम, लोगों के चेहरे पे अब तक हम खौफ देख सकते हैं और आम लोगों के चेहरे पर तो डर है ही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें देखी गई। विपिन चौबे उस कार्यक्रम में मौजूद थे जो मुख्यमंत्री का लखनऊ में कार्यक्रम चल रहा था, वहां किस तरीके से अफरा तफरी मची थी हमने विपिन दिखाया था। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई थी साहब। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि इस तरह का आफ्टर शॉक आप जानते हैं कि जब 25 तारीख को इस तरह की ट्रेजेडी आई थी, उसके बाद 26 तारीख को सबसे पहले काठमांडू पहुंचने वाला चैनल इंडिया न्यूज था और मैं उस ट्रेजेडी को कवर करने गया था। 12 दिन मैंने उस ट्रेजेडी को कवर किया और 12 दिन में तकरीबन 60 बार आफ्टर शॉक्स मैंने महसूस किया काठमांडू में रहकर। लेकिन जिस तरह का झटका आज मुझे लगा जब मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम चल रहा था, ऐसा झटका वो 60 आफ्टर शॉक्स नहीं थे, यानी उनसे डिफरेंट था और उनसे तेज झटके थे। और जब ये झटका आया, मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम चल रहा था, बकायदा मुख्यमंत्री और 1 दर्जन कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन झटके को महसूस करते ही सभी लोग बाहर की तरफ भागे, उनके सुरक्षा कर्मियों ने उनको घेरे में लिया और बाहर निकाला। 15 मिनट बाद प्रोग्राम जरूर शुरू हो गया, लेकिन दहशत सबके चेहरों पर साफ थी। दहशत इस बात की थी कि जो टीवी चैनलों में 15 दिनों तक तमाम लोगों ने नेपाल में उस त्रासदी को देखा है, उस त्रासदी से होने वाले नुकसान को देखा है, उसका आकलन लोग उत्तर प्रदेश में बैठकर कर रहे हैं। क्योंकि हम जिस जगह पर खड़े हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये उस एपिक सेंटर से महज 600 किलोमीटर दूर है और सबसे तेज झटका यहां पर महसूस किया है। इसके अलावा जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे दिल्ली की तरफ और बॉम्बे की तरफ, ये झटका कम होता गया है। तो मुमकिन है कि यहाँ के लोग डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दहशत। चले विपिन, लौटेंगे आपके पास। खतरा बड़ा है, इसे कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आफ्टर शॉक कहकर इस खतरे को हम कमतर नहीं कर सकते। हर शॉक एक भूकंप ही होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैं आपसे सूर्य प्रकाश कपूर जी जानना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त अहमदाबाद बेस्ड सिस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनरल बीके रस्तोगी का एक कोट मेरे पास है, जिन्होंने कहा कि भारत में इस तीव्रता पर एक भूकंप आना अभी बाकी है। ये आज अभी इस वक्त भी आ सकता है, 50 साल बाद भी आ सकता है। कितना बड़ा खतरा है, कितने बड़े खतरे पर बैठे हैं हम और आप?
यहाँ तक आप अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, वो कैम्बे जियोथर्मल एरिया है। नरेंद्र मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात 2009 के दौरान टाटा पावर के साथ 5 मेगावाट का हॉट वाटर स्प्रिंग गिर के अंदर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने का एमओयू साइन किया। अनफॉर्चुनेटली टाटा को इंडोनेशिया में बड़े प्लांट लगाने का ऑर्डर मिल गया, उस लालच में वो इंडोनेशिया भाग गया, उसने उस ऑर्डर को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर वो गिर फॉरेस्ट के गर्म पानी के कुंड में 5 मेगावाट का प्लांट लग जाता है तो उसके बाद जिस दिन से वो मशीन काम करना शुरू कर देगी, जो गुजरात है वो अर्थक्वेक प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी, नॉन यूटिलाइज्ड जियोथर्मल एनर्जी accumulated in the hot water reservoir periodically explodes in the form of earthquake. If we manage it, then it gives you electricity, it gives you development. If you don't manage it, then it gives you disaster, namely earthquake. जी, मैं ISKCON लीडर कृष्ण मित्रू जी आपसे जानना चाहूंगा कि हिमालय की श्रृंखला के आसपास अगर, जैसे मान लीजिए आज नेपाल में कहीं इसका एपिसेंटर है, अगर ये उत्तर भारत में कहीं होता है, ये हिमालय में होता है कहीं, जो कि आशंकित भी है, लोग बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि ऐसा होना है। नीतीश कुमार को पहले सुन लेते हैं, भूकंप पर कुछ कह रहे हैं। किया गया है कि परिजनों को तत्काल उपलब्ध करा दिया जाए और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं सब लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और तत्काल जो जरूरी इस मामले में कार्रवाई करनी है वो लोग कर रहे हैं। और एक 25 और 26 अप्रैल के बाद फिर आता रहता है, तो चारों तरफ एक चिंता की स्थिति। नीतीश कुमार तैयारियों पर बात कर रहे थे। 5 लोगों की बिहार में मौत हुई है इस भूकंप से, आज के भूकंप से। कृष्ण मित्रू जी, एक भूकंप आना है ऐसा भूगर्भ विज्ञानी मानते हैं, वो आज आए, कल आए, 50 साल बाद आए, लेकिन आना तय है। अगर ऐसा उत्तर भारत में भूकंप आता है जिसका एपिसेंटर हिमालय होता है, हिमालयन रेंज होती है, तो क्या आप बता सकते हैं कितनी बड़ी तबाही हो सकती है? बहुत बड़ी, बहुत बहुत बड़ी। नॉर्दर्न बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में, आप सिर्फ दिल्ली की ही बात करें, मेरे अंदाजे से दिल्ली में कोई 30 से 40% बिल्डिंग्स बचेंगी और तकरीबन कोई 60% बिल्डिंग जो है वो ढेर हो जाएंगी, अगर आप सिर्फ दिल्ली की बात करें तो। अगर 7 रिक्टर स्केल पर तीव्रता का भूकंप आता है, 7 से ऊपर, 7.5, 8 तक भी आ सकता है। मैं इन प्रेडिक्शन से बिल्कुल सहमत हूं, आ सकता है। हम एक बहुत वीक जोन में बैठे हुए हैं और यहाँ पे कभी भी, जैसा आपने अभी कहा कि अब या 50 साल आगे भूकंप आ सकता है और बहुत खतरनाक स्थिति है। हमें उसके लिए बहुत जबरदस्त और बहुत सीरियस तैयारियां करनी है। अगर हम ऐसी तैयारियां नहीं करते हैं तो जिसको कहते हैं फूल्स पैराडाइज, हम फूल्स पैराडाइज में जी रहे हैं। जी, अंजलि क्वात्रा जी, क्या तैयारियां हम कर सकते हैं अब, जबकि ये संभावना व्यक्त कर दी, आशंका जता दी है दोनों ही एक्सपर्ट्स ने कि अगर 7 से ऊपर का भूकंप आता है तो 60% दिल्ली की इमारतें जमींदोज हो सकती हैं। 7 से कम का भी आएगा तो बहुत डैमेज हो जाएगा। और क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, तो अगर काठमांडू से हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ 10 गुना पॉपुलेशन है। यहाँ पे पॉपुलेशन कंजेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए, और बिल्डिंग्स भी कई बहुत पुरानी है जिनका कुछ इंजीनियरिंग के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 10 गुना ज्यादा डैमेज देखने को मिल सकता है। कम अर्थक्वेक से भी हो सकता है ये। और सबसे दुखद बात ये है कि इसके बावजूद हमारी दिल्ली क्या, मैं तो पूरा कहूंगी कि देखिए इंडियन प्लेट चल रही है इस वक्त, जो ये भूकंप आ रहे हैं सेस्मिक जोन 4 में आते हैं, सभी 4 के अलावा देखिए ये पूरी इंडियन प्लेट कश्मीर से शुरू होकर जो हमारा एरिया है, कश्मीर से लेकर पूरा अरुणाचल प्रदेश तक ये प्लेट हिल रही है। तो ये कभी भी इस तरफ भी आ सकता है और इतनी इंटेंसिटी का भी आ सकता है। मगर हम कहीं नहीं सुन रहे कि कोई भी राज्य सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, ना कश्मीर, ना उत्तर प्रदेश। अभी आपने दिखाया अखिलेश यादव जी चिंतित हो गए अपने राजभवन में, अगर उनका इसका मतलब इमारत तो उनकी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, ये वो खुद भी जानते हैं।
पिछले 3 हफ्ते पहले इतना बड़ा भूकंप आया, इसके बावजूद उन्होंने कोई भी क्या स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करा के नहीं देखा। और मैं बाकी मुख्यमंत्री से भी कहूंगी, बिहार से लेके आगे बढ़ते जाइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें तो 7 से ऊपर के कितने अर्थक्वेक, मतलब इससे भी ज्यादा इंटेंस आया, इसके बावजूद उन्होंने कोई भी क्या स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट करा के नहीं देखा। और मैं बाकी मुख्यमंत्री से भी कहूंगी, बिहार से लेके आगे बढ़ते जाइए, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है उसमें तो 7 से ऊपर के कितने अर्थक्वेक, मतलब इससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के आ सकते हैं। इसके बावजूद हमने कोई भी अभी तक खबर भी नहीं पड़ी कि किसी मुख्यमंत्री ने कोई भी चीज। अब देखिए, गुजरात में आया था एक अर्थक्वेक 2000 में, उसके बाद जब मोदी साहब बने वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने इतनी बढ़िया रिकंस्ट्रक्शन कराई है गुजरात की, इतनी अच्छी पॉलिसीज, वहां की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सबसे पहले बनी थी हमारे देश में, और उसके एग्जाम्पल से हमने बाकी जगह कई जगह बनी है, कई राज्यों में वो अभी तक नहीं बनी है। यानी कि जो पॉलिसी की बातें हैं वो भी अभी तक कई ही राज्यों में नहीं हुई है। सबसे दुखद बात हमारे देश में ये है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और जहां तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे संविधान के हिसाब से राज्य सरकार के अंदर आता है, इसलिए हर राज्य सरकार की अलग अलग तैयारी है। इसमें सेंटर ने जितना काम कर सकते थे, पॉलिसी गाइडलाइन सब बन चुके हैं, पर अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते अगर ग्राउंड लेवल पर, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। खतरा कितना बड़ा है अंजलि जी? खतरा बहुत बड़ा है जी। ये अगर हम काठमांडू के बावजूद अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं तो हम नहीं समझ सकते। दिस इज अ वेरी सैड स्टोरी। देखिए, साइंस ने तो प्रिडिक्ट किया हुआ था कब से कि सबसे अधिक खतरा इस्तांबुल, काठमांडू, दिल्ली, ये कि अर्थक्वेक से लॉस कितना होगा, और इसलिए दिल्ली उन विश्व के उन 3 इलाकों में आती है जो कि सबसे खतरा के अलावा जो डैमेज होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो वीक है, बिल्डिंगें, इमारतें, और इसके अलावा और तमाम ये सब चीजें भी होती हैं उसके अंदर, पानी की पाइपलाइन, बिजली की पाइपें, ये सब इतनी पुरानी है यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे तो क्योस हो जाएगा, एक कम अर्थक्वेक से भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब फूट जाएंगी। और इवन टेलीकॉम, जो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है, जो रिस्पॉन्स के लिए जो चाहिए होती है भूकंप आने के बाद, लोगों की मदद किस तरह होगी, उसके लिए कम्युनिकेशन लाइंस बहुत जरूरी होती हैं। ये भी अगर टूट जाएंगी तो एक जिसे कहते हैं क्योटिक सिचुएशन, यहाँ पे तहस नहस के अलावा आगे भी जो सेकेंडरी जिसे कहते हैं डिजास्टर, उसको कहते हैं सेकेंडरी डिजास्टर, जैसे आग लगना और ये सब, कोई राहत नहीं मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम हम अब जब बिल्डिंग इसका जो प्रिपरेशन की बात जब करते हैं हम, ये राज्य सरकारों के लिए मैं यही कहूंगी कि ठीक है बिल्डिंग्स हमारी वीक है, ये सबसे जरूरी है कि उनको वो अभी नहीं कर पाए, कम से कम इन 3 हफ्तों में कुछ तैयारी रिस्पांस की करनी चाहिए कि अगर वहां भूकंप आएगा तो क्या उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन क्या होगी। हम तो कुछ भी नहीं सुन रहे, हमें बहुत दुख होता है कि ऐसा व्यवस्था हमारे देश में। आरजी गुप्ता साहब, अगर अंजलि क्वात्रा जी कह रही हैं कि दुनिया में दिल्ली उन 3 इलाकों में से एक है जहां भूकंप की जद में सबसे ज्यादा खतरा बताया गया है, तो फिर दिल्ली में तो तमाम अनधिकृत कॉलोनियां हैं। क्या समझा जाए कि वोट बैंक की खातिर यहां राजनीति तो होती है कि भाई अनधिकृत कॉलोनियों को हम अधिकृत कर देंगे, लेकिन उन्हें भूकंप रोधी बना देंगे, ये मुद्दा कोई नहीं उठाता। तो मतलब राजनीति के चक्कर में हजारों जानों से खिलवाड़ जारी है। मतलब वोट बैंक का है या नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कहूंगा। इतना जरूर है कि हमको रीप्लान करना चाहिए। जो 2/3 एरिया हमारे सब स्टैंडर्ड हैं उसको दोबारा देखें, उसको ध्यान से देखें, और उसको जितना भी पॉसिबल हो सके म्युनिसिपल बायलॉ चेंज करें, सेक्शन 6, 7, 8 DD एक्ट को चेंज करें। लेकिन जिस समय भूकंप आता है सब चुस्त हो जाते हैं, अब बाद में कुछ किसी को याद नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं करना, कोई काम नहीं होता उसके बाद में। आप देख लें 15-20 दिन में कुछ काम हुआ हो तो, जबकि सब कुछ पॉसिबल है, आदमी पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट इनिशिएट तो करेगी, गवर्नमेंट काम तो शुरू कराएगी, नहीं कराती काम जो है। आपके बिल्डिंग बायलॉ चेंज करो, DD एक्ट में चेंज करो, सेक्शन 6, 7, 8 में, सब कुछ काम पॉसिबल है, बशर्ते काम स्टार्ट गवर्नमेंट की साइड से हो तो। मैं ये जरूर कहूंगी कि हम नागरिक भी क्या कर रहे हैं, इतने अमीर पब्लिक स्कूल हैं, इतने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ कॉर्पोरेट के ऑफिसेज हैं, किसने तैयारी शुरू करी है? कुछ तो हमारा भी दायित्व है एज नागरिक, हमें भी तो कुछ करना है। कहाँ कोई मॉक ड्रिल भी हुई है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता? तो मैं तो कहती हूँ कि यहाँ तो प्लानिंग तक अभी तक शुरू नहीं हुई है। कम से कम जो पैसे वाले, कम से कम जो अमीर कॉर्पोरेट्स, बिल्डर्स हैं, वो एक स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट अपना बिल्डिंग का कराना शुरू कर सकते थे। ठीक है कृष्ण मित्रू जी, अगर हम ये मानकर चलें कि इस तरीके का एक खतरा दिल्ली पर दस्तक दे रहा है, तमाम सेस्मिक जोन 4 में जो क्षेत्र आते हैं वहां दस्तक दे रहा है, तो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अगर इस तरीके की कोई आपदा आती है
तो क्या हम बाद में बचाव और राहत के लिए तैयार हैं? हमने ये तो देख लिया कि हम इस आपदा से निपटने के लिए तैयार नहीं है, हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या हम तैयार हैं? देखिए, उसके बाद में हमारे पास रिसोर्सेज जो भी हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की पॉपुलेशन है आज, जिस तरह से भवन निर्माण किए गए हैं आज की तारीख में, उसको देखते हुए हमारे पास रिसोर्सेज मेरे हिसाब से बहुत कम है। पिछले साल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ईस्ट दिल्ली, जो कि हमारे सबसे वल्नरेबल एरिया है, वहां पे रिसोर्सेज है ही नहीं, उनके पास रिसोर्सेज है ही नहीं। जो उनका रिसोर्स रूम है वो तो एक वो गड्ढा बना हुआ है, वहां पे लाइट तक नहीं है और वहां पे इम्प्लीमेंट्स का नामो निशान नहीं है। देखिए, ये सिर्फ बात आ जाती है विल टू इम्प्लीमेंट, विल टू इम्प्लीमेंट नहीं है। मैं बार बार ये कहता आया हूं कि जब तक के विल टू इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक ये काम नहीं होगा। अंजलि जी, आपको जोड़ना चाह रहे हैं? मैं एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हमने ये काम दिया हुआ है सरकार के एक विभाग को। हमारे को आज जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है कि इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट एक अलग से होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। समय मेरे पास कम है। अंजलि जी, देखिए, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, रिस्पांस की जो आपने बात करी है, सबसे जरूरी रिस्पांस जो एक आपदा के बाद होता है वो मेडिकल रिस्पांस। नेपाल तो हम पहुंच गए मदद करने के लिए, अपनी मदद के लिए तैयार हैं हम। देखिए, नेपाल तक पहुंच गए, ये बहुत बड़ी तारीफ है। वो उसका अलग एक मुद्दा है कि इसने एक बड़ा उदाहरण स्थापित किया है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, क्योंकि देखिए जो कहा जाता है डिजास्टर्स नो बाउंड्रीज, चाहे वो ठीक है, लेकिन हम क्या अपने लिए तैयार हैं? अपने लिए तैयारी के लिए मैं जो पहला मुद्दा जो आप रिस्पांस का पहले कह रहे हैं सबसे बड़ा, उसके लिए सबसे जरूरी है हमारे अस्पताल तैयार होने चाहिए। मगर ये भी बहुत दुखद बात है कि हमारे अस्पतालों की भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कोई नहीं बनी आज तक। हम कॉमनवेल्थ गेम्स का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और इस पर चर्चा के लिए हम समय समय पर बैठते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तैयार नहीं हैं। किसी भी डिजास्टर, किसी भी आपदा के बाद राहत बचाव के लिए तैयार नहीं है। हम उस आपदा को सहने के लिए भी तैयार नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है। दिल्ली का सेस्मिक जोन 4 में जितने क्षेत्र आते हैं वहां पर अगर रिक्टर स्केल 7 की तीव्रता के साथ भूकंप आता है, 5 की तीव्रता में तो हम और आप हिल गए, अगर 7 की तीव्रता का भूकंप आता है तो ये स्थिति काफी चिंताजनक हो सकती है। इस पर सरकारों को सोचना चाहिए। सभी का अभी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। बीच बहस